रिवीजन 44AD 44AD है, 44A पढ़ा प्राइमरी टैक्स सिस्टम। 44AD लगता है रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ फॉर्म पे लगता है, एलएलपी पे लगता नहीं है। अगर उनका कोई भी बिजनेस है 4 कैटेगरी नोटिफाइड प्रोफेशन। सेक्शन 44AE बिजनेस, कमीशन बिजनेस, एजेंसी बिजनेस, ये 4 बिजनेस नहीं होनी चाहिए। बाकी कोई भी बिजनेस अगर टर्नओवर 2 करोड़ तक है, अगर कैश रिसीट 5% है टोटल टर्नओवर का, तो 3 करोड़ तक का टर्नओवर भी चलेगा। इनकम कितनी दिखाओगे? जो टर्नओवर आपको अकाउंट पे या डीडीसी वगैरह से मिलता है उसका 6% कर दो, बाकी टर्नओवर का 8% कर दो। कोई भी खर्चे वगैरह का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर फॉलो करते हो, बुक्स नहीं मेंटेन करनी, ऑडिट भी नहीं करवानी। फॉलो नहीं करते इसको तो आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी, ऑडिट भी करानी पड़ेगी। ये था 44AD। फिर एडीए देखा अपने रेजिडेंट इंडिविजुअल फर्म पे लगता है, एलएलपी पे नहीं लगता। यहाँ एचयूएफ भी कवर नहीं है। अगर उनका नोटिफाइड प्रोफेशन है तो नोटिफाइड प्रोफेशन के केस में अगर उनकी ग्रोथ रिसीट 50 लाख तक है तो लगेगा। अगर उनकी जो कैश वाली ग्रोथ रिसीट है, टोटल रिसीट का अप टू 5% तक है, तो लिमिट हो जाएगी 75 लाख। पीजीबी की इनकम कैसे निकालोगे? ग्रोथ रिसीट का 50% कर दो, कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर 44A देखा, गुड्स ट्रांसपोर्ट बिजनेस के केस में लगता है। अगर आपके पास जो गुड्स व्हीकल हैं, गुड्स व्हीकल कितने हैं, किस प्रीवियस ईयर की किसी दिन 10 से ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 10 तक है तो लगता है। इनकम कितनी दिखाओगे? 2 कैटेगरी में बांटोगे व्हीकल्स को, हेवी गुड्स और अदर व्हीकल। हेवी गुड्स ऐसी व्हीकल जिनका ग्रोथ रेट 12 टन से ज़्यादा है। इनकम कैसे निकालोगे? 1000 इंटू वेट इन टन इंटू ओनरशिप मंथ और पार्ट ऑफ दी मंथ पर व्हीकल, ये इनकम आ जाएगी। अदर व्हीकल के केस में 7500 इंटू ओनरशिप मंथ पार्ट ऑफ मंथ पर व्हीकल इनकम आ जाएगी। कोई भी खर्चे का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, ये अपने देख लीजिए। फिर OLT इनकम 115 पीजीएफ वाली बता रखी है। अगर पेटेंट आपने इंडिया में डेवलप किया, रजिस्टर किया, 10% की रजिस्टर टैक्स होगी, रेजिडेंट नेसेसिटी सेक्शन लगेगा। इस इनकम को आप पीजीबी की एड में दिखा दो या रेफरेंस में कहीं भी दिखा दो, फर्क नहीं पड़ता। वैसे जनरली कहाँ दिखाता है OLT की इनकम? पीजीबी नहीं दिखाते, कोई दिक्कत नहीं, बंदी पीजीबी दिखाएंगे। कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई बेसिक लिमिट नहीं मिलेगी इंडिविजुअल वगैरह को। इसके अलावा चैप्टर 6 से भी कोई डिडक्शन यहाँ नहीं मिलेगी। 15 मिलेगी, कानून क्रेडिट का सेफ केस है, 10% की रेट से टैक्स मिलेगी इनकम। फिर 45 बता रखा है पीजीबीपी और अदर सोर्स इनकम आप कैश सिस्टम या मर्केंटाइज सिस्टम कोई भी फॉलो कर सकते हो। अपने कैश सिस्टम काम का नहीं, अपने कौन सा काम करना मर्केंटाइज सिस्टम। 145 इसका एक्सेप्शन बताता है, ये बोलता है अगर एस्केलेशन क्लेम मिल रहा है तो कब रिसीव करना, कब आपको इनकम बनाना है, जैसे उसको मिलने की रीजनेबल सर्टेनिटी हो जाए। तो एस्केलेशन क्लेम की डिफरेंस क्या है? कंटिजेंट असेट, तो इसको मिलने की रीजनेबल सर्टेनिटी हो जाए तभी इसको रिसीव करना। और आईसीडीएस में ये बात है, क्योंकि आईसीडीएस अगर कुछ और बोलता कंटिजेंट असेट के लिए तो कंफ्लिक्ट हो जाता, इसकी चलती इनकम टैक्स की चलती। इस कारण आईसीडीएस भी वही बात बोलता है। तो आईसीडीएस इसलिए करता है क्योंकि इनकम टैक्स को फॉलो करते हैं, वो इनकम टैक्स की बात बोलते हैं। अगला बता रखा है सब्सिडी ग्रांट अगर गवर्नमेंट से मिलता है इनकम का बनाओगे जब वो रिसीव हो जाएगी तब की तब आपको इनकम बनाना। फिर अपने देखा आईसीडीएस 10 आईसीडीएस है, सभी एसएससी पे लगते हैं। कन्फ्लिक्ट होता है इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स की चलेगी, रूल से कन्फ्लिक्ट होता है रूल्स की चलेगी। हाँ, एएस और आईसीडीएस में कन्फ्लिक्ट है तो फिर आईसीडीएस डिवीट करता है। फिर आईसीडीएस क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है? आईसीडीएस कौन से बता रखा है? आईसीडीएस अकाउंटिंग पॉलिसी का, ये बोलता है प्रेफरेंस जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। आपको एक्सपेक्टेड लॉस को, नोशनल लॉस को, मार्केट लॉस को कब रिकॉग्नाइज करना है? जब एक्चुअल में होगा तब ये तब करना है, अभी नहीं करना। दूसरा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बोलता है वही सेम फोर्स फॉर एनआरवी विच लेस। फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो एनआरवी पे वैल्यू होगी इन्वेंट्री। और आगे बताता है बोरिंग कॉस्ट को इन्वेंट्री की कॉस्ट में तभी इंक्लूड करना है अगर इन्वेंट्री को रेडी होने में 12 मंथ से उससे ज़्यादा का पीरियड लगता है। अगर कोई बोरिंग कॉस्ट ये क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाती उस बोरिंग कॉस्ट को आपको इन्वेंट्री की कॉस्ट इंक्लूड नहीं करना, इंक्लूड कर रखा है तो आपको हटाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट सेम इनकम टैक्स वाला फॉलो करना, रेवेन्यू रिकग्निशन भी सेम है। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में सेम इनकम टैक्स वाला फॉलो करो, अदर रेवेन्यू सेम एज पर एएस इन्वेस्ट चल जाएंगे। इंटरेस्ट मिलता है इनकम टैक्स रिफंड पे, वो इसी बेसिस पे आपका टैक्स मिलेगा। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट सेम इनकम टैक्स वाला चलेगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट सेम एएस वाले चल जाएंगे। गवर्नमेंट ग्रांट सेम इनकम टैक्स वाला चलेगा। सिक्योरिटीज़ का वैल्यूएशन कैसे करोगे? कॉस्ट ऑफ कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटी और एनआरवी ऑफ कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटी विच एवर इंक्लूड करोगे। कॉस्ट ऑफ कैटेगरी और एनआरवी ऑफ कैटेगरी विच एवर इंक्लूड करोगे। हाँ, एएस में क्या है, आप सिक्योरिटी वाइज भी कर सकते हो वैल्यूएशन, वहाँ ऑप्शन है एएस इंडिया में, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है इसलिए सिक्योरिटी वाइज नहीं कर सकते आप, कैटेगरी वाइज नहीं करोगे आप। इसके अलावा बोरोइंग कॉस्ट सेम इनकम टैक्स वाला फॉलो करना है। इसके अलावा प्रोविजन कंटिजेंट लायबिलिटी कंटिजेंट असेट के केस में प्रोविजन फेयर एस्टिमेट सेम इनकम टैक्स वाला। कंटिजेंट असेट कभी कॉल करने रीजनेबल सर्टेनिटी अपने देखा था वो एस्केलेशन क्लेम सेम इनकम टैक्स वाला। कंटिजेंट लायबिलिटी यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं करनी, कंटिजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करनी। जब प्रोविजन ही रिकॉर्ड नहीं कर सकते अपन, जब प्रोविजन ही डेबिट नहीं कर सकते, प्रोविजन डेबिट करते हुए अपन को एड बैक करने पड़ते हैं, तो कंटिजेंट लायबिलिटी अगर आपने डेबिट कर रखी तो ऐड करोगे और रिकॉर्ड ही नहीं करनी। जब एक्चुअल में होगी लायबिलिटी तब की तब देखना, जब एक्चुअल में लायबिलिटी होगी तब की तब आप